लेक्चर 26 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? कोई क्वेश्चन वगैरह थे, टेस्ट वेस्ट, कोई कंसेप्ट तो डिस्कस नहीं हुआ था। चलिए, तो कोई क्वेश्चन तो नहीं आपका होगा, कंसेप्ट तो कवर ही नहीं किया, ठीक है। तो फिर भी अगर किसी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, ऑर्डर ऑफ आज हम स्टडी क्या करने जा रहे हैं? ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। बुक्स का रेफरेंस नोट कर लें, असाइनमेंट नोट कर लें। असाइनमेंट आज हम डिस्कस भी करेंगे, आपको पता है जो हमारी रूटीन है। कंसेप्ट बहुत सिंपल है और इसमें कुछ रिवीजन भी हो रही है, डुप्लीकेशन भी है ऑलरेडी। यानी एक जगह पे आई कि आपने कंसेप्ट डिस्कस किया हुआ है पहले, उसको दोबारा यहाँ पे पता नहीं क्यों लेकिन इंक्लूड कर रहा है। तो चूंकि आई कैप के ऑफिशियल टेक्स्ट में कंसेप्ट रिपीट हो रहा है, हमने भी इधर रिपीट कर दिया। क्योंकि आई कैप ने पास पेपर में इस क्वेश्चन को जब टेस्ट किया तो उसने मार्क्स ज़्यादा रखे थे। इसका मतलब है जो रिपीट वाला कंसेप्ट था वो भी हमने इंक्लूड करना था, ठीक है। तो कुछ जगह पे आपको लगेगा कि ये रिपीटिशन हो रही है, लेकिन कंसेप्ट को आपने पिक कर लेना है। कंसेप्ट हमारा क्या है? रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस की टर्म हमने से पहले सुनी हुई है क्या? क्या मतलब होता है इसका? टू साइडेड प्रॉमिस। यानी एक बंदा अगर दूसरे के साथ प्रॉमिस करता है कि मैं आपको बाइक बेचता हूं और दूसरा बंदा प्रॉमिस करता है कि मैं आपको 50,000 पे करूंगा, तो ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। एक इनका प्रॉमिस बाइक डिलीवर करने का और दूसरा इनका प्रॉमिस प्राइस पे करने का। ये दोनों प्रॉमिस क्या है? हर कॉन्ट्रैक्ट में दो प्रॉमिस होते हैं कम से कम। यानी हर कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होते हैं। एक पार्टी बी से प्रॉमिस कर रही होती है, इन रिटर्न बी पार्टी ए से प्रॉमिस कर रही होती है। हर कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होते हैं सिवाय एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन के। और कहता है एक्सेप्शन पड़ी थी उसमें रेसिप्रोकल, उसमें सिर्फ वन साइडेड प्रॉमिस होता है, वरना हर प्रॉमिस होते हैं हर एग्रीमेंट में, हर कॉन्ट्रैक्ट में। अच्छा, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस क्या, ये तो पता चल गया। जो कंसेप्ट हमने स्टडी करना है वो है बेसिकली ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। यानी ये जो इन दोनों के दरमियान में एग्रीमेंट हुआ, इसमें पहले कौन अपना प्रॉमिस परफॉर्म करेगा? क्या पहले बाइक डिलीवर की जाएगी या पहले पेमेंट की जाएगी? एग्जैक्टली। एक कंसेप्ट तो यह है कि जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली एग्रीड होगा। समटाइम कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली ये चीज एग्रीड नहीं की जाती, सिर्फ इतना लिखा जाता है पार्टी ए बाइक सेल करेगी बी को फॉर कंसीडरेशन और रुपीज 50,000। अगर तो कॉन्ट्रैक्ट में ऑर्डर स्पेसिफाई हो गया फिर तो हमारा ये कंसेप्ट ही इररिलेवेंट हो गया ना। फिर तो जो कॉन्ट्रैक्ट में ऑर्डर पार्टी ने स्पेसिफाई कर लिया वही परफॉर्म होगा। बिल्कुल ठीक आपने बताया। लेकिन अगर ऑर्डर स्पेसिफाइड नहीं है फिर क्या होगा? यहां सिर्फ ट्रांजैक्शंस को मेंशन कर दिया है। अब हमें कैसे पता चलेगा ऑर्डर का? हमें अंदाजा लगाना पड़ेगा उसका, ठीक है। ये स्किल सिखाने के लिए कि अगर ऑर्डर स्पेसिफाइड नहीं है तो हमने क्या करना है, किस ऑर्डर से प्रॉमिस परफॉर्म किए जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट में, ये कंसेप्ट आई आपने हमारे सिलेबस में डाला है। सबसे पहले हमें बताता है कि रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस की तीन टाइप्स हैं। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस की तीन। अच्छा, फर्क म्यूचुअल का नहीं है, म्यूचुअल तो हर तरह में, क्योंकि बोथ साइड है ना। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होता है जो बोथ साइड के हो। वर्ड म्यूचुअल में फर्क नहीं है, दूसरे वाले वर्ड में फर्क है। यदि रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस के तीन टाइप्स, म्यूचुअल एंड कंकरेंट, म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट और म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट, तीन टाइप्स। म्यूचुअल एंड कंकरेंट, म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट और म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट, ठीक। इजी टू डिफिकल्ट चलते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल एंड कंकरेंट। ये कौन से प्रॉमिस है? जो साइमल्टेनियसली परफॉर्म होंगे। अगर दोनों प्रॉमिस साइमल्टेनियसली परफॉर्म होने हो इसे कहते हैं म्यूचुअल एंड कंकरेंट। ज्यादातर हमारे जो ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो म्यूचुअल एंड कंकरेंट में क्लासिफाई होते हैं। आप ऑर्डर स्पेसिफाई नहीं करते, इन भाईजान ने इनसे बाइक खरीदने के एग्रीमेंट, तो जाहिर है जिस दिन ये इनको बाइक डिलीवर करेंगे उसी दिन ये इनको पेमेंट करेंगे, या जिस दिन ये इनको पेमेंट करेंगे उसी दिन इनको बाइक डिलीवर करेंगे। ज्यादा आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इवन आप घर से बाहर निकलते हैं और कोई सब्जी या फल खरीद के घर लेके जाते हैं, वो भी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है।
कंकरेंट साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, सेम टाइम, यानी सेम टाइम से सेम डे, ठीक है, उसी वक्त। जैसे प्रेजेंट कंसीडरेशन होती है, शाबाश, प्रेजेंट कंसीडरेशन होती है, जैसे ये म्यूचुअल एंड कंकरेंट का कंसेप्ट क्लियर। फिर होता है म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो कि म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट। अच्छा मुझे बताइए, मैं घर से बाहर निकला, मैंने टेबल बाई करनी है, आपने लेकर उस पर बैठ के मैं स्टडी वगैरह कर सकूं। अब मैं मार्केट में गया, रेडीमेड टेबल्स मौजूद हैं, मैंने उसके साथ एग्रीमेंट किया कि 10,000 रुपये आपको दूंगा, आप टेबल मुझे बेच देंगे, घर में डिलीवर कर देंगे। ऑर्डर स्पेसिफाइड नहीं है, बताइए कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? म्यूचुअल एंड कंकरेंट, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली परफॉर्म होगी। ऐसे अगर मैं गया बाहर और वहां पे मैंने देखा मुझे उधर कोई पसंद नहीं आई, उधर कोई टेबल पसंद नहीं, मैंने उससे कहा कि भाईजान आपके पास जो टेबल है रेडीमेड, इनमें लकड़ी अच्छी इस्तेमाल नहीं हुई, मैं आपको अच्छी क्वालिटी की लकड़ी प्रोवाइड करूंगा, आपने मुझे उस लकड़ी से इस डिजाइन की टेबल बना के देनी है। अब ये एग्रीमेंट हमारे दरमियान हो गया। अब बताइए क्या ये साइमल्टेनियसली परफॉर्म होगा कि प्रॉमिस, उसका प्रॉमिस कि टेबल बनानी है, डिपेंड करता है मेरे लकड़ी सप्लाई करने पे, डिपेंड करता है। ये है म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट। यानी अगर मैं लकड़ी सप्लाई करूंगा वो फिर अपना प्रॉमिस पूरा करेगा, और अगर मैंने लकड़ी सप्लाई नहीं की प्रॉमिस पूरा नहीं करेगा वो। यह है म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट। ये मैं अभी सिर्फ टाइप बता रहा हूँ, रूल्स ऑफ परफॉर्मेंस बाद में बता रहे हैं। म्यूचुअल एंड कंकरेंट समझ आ गए? म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट कि परफॉर्मेंस ऑफ वन पार्टी डिपेंड्स ऑन परफॉर्मेंस ऑफ अदर पार्टी। दूसरी पार्टी अपनी परफॉर्मेंस पूरी करेगी तो पहली करेगी, दूसरी पार्टी ने नहीं की पहली भी नहीं करेगी। तीसरी टाइप म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट, सॉरी म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट, जिसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकेशन नहीं होती किस पार्टी ने पहले और किस पार्टी ने बाद में परफॉर्म करना है। दोनों पार्टीज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होके परफॉर्म करती हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ऑर्डर भी स्पेसिफाइड नहीं है। यह है इंडिपेंडेंट। ये डिपेंडेंट का नाम से जाहिर हो रहा है, इसमें एक पार्टी की परफॉर्मेंस दूसरे पे डिपेंड कर रही थी। म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट में एक पार्टी की परफॉर्मेंस दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगी, वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करेगी, ठीक है। इसमें लॉ कहता है, इसमें थोड़ा मसला आता है। इसमें लॉ ये कहता है कि जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर करेगी ना, उस हिसाब से ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस होगा। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को देख के डिसाइड किया जाएगा कि ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए, ठीक। अभी शेयर करते हैं इसके रूल्स ऑफ परफॉर्मेंस। पहली चीज, अगर तो उसी तरतीब से पढ़ते हैं, म्यूचुअल एंड कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब साइमल्टेनियस, ये कंकरेंट की बात कर रहा है। साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस का रूल्स क्या? दोनों पार्टीज ने इकट्ठे परफॉर्म करना था। अगर एक पार्टी रेडी है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए, दूसरी पार्टी रेडी नहीं है, परफॉर्म नहीं होगा। एक पार्टी ने अपनी बाइक ले आई, दूसरे पार्टी से कैश अरेंज नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा? नहीं होगा। एक पार्टी ने कैश अरेंज कर लिया, दूसरी पार्टी के पास बाइक अभी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा? साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस है, प्रॉमिस है, तो एक पार्टी अगर विलिंग है तो ही दूसरी पार्टी परफॉर्म करेगी। अगर एक पार्टी विलिंग नहीं है तो दूसरी पार्टी परफॉर्म रेडी नहीं है, नहीं करेगी। इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्ज कीजिए भाई बाइक लेके आए, इनके पास कैश अरेंज नहीं हुआ, क्या ये बाइक डिलीवर करने के पाबंद है? साइमल्टेनियस था, अगली पार्टी को रेडी होना चाहिए, अगली पार्टी को रेडी। अब मुझे बताइए, इन्होंने बाइक इनको नहीं दी, क्या ये जिनके पास कैश अरेंज नहीं कर सके, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल करेंगे बाइक वाले के खिलाफ, कि बाइक वाला ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल करेगा कैश वाले के खिलाफ? बाइक वाला केस फाइल करेगा। ये डिफरेंस है, ठीक है। साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस का ये इंपैक्ट होता है, ठीक है। अगर फर्ज कीजिए दो पार्टीज के दरमियान में एग्रीमेंट ये हुआ कि एक पार्टी ने दूसरे को बाइक डिलीवर करनी है, दूसरा 50,000 पे करेगा, और ये दोनों एक ही ट्रांजैक्शन होगी, साइमल्टेनियस का रूल यह है कि आप जब बाइक डिलीवर करने के लिए गए ना, तो आपने पहले उसे कहना भाई मैं बाइक डिलीवर करने को तैयार हूं, कैश दिखाओ। अगर वो पार्टी आपको कैश दिखा दे, आपको तसल्ली हो जाएगा, आप उसको डिलीवर करें और कैश ले लें। अगर उस पार्टी के पास कैश नहीं है तो फिर आप भी बाइक डिलीवर करने के पाबंद नहीं है। और अब आप पाबंद नहीं है, प्लस आपका एक राइट है, क्या? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल करेंगे, डैमेजेस क्लेम करेंगे, क्योंकि उस पार्टी ने अपने वादे की खिलाफवर्जी की है। नेक्स्ट, डिपेंडेंट परफॉर्मेंस, ठीक है। ये डिपेंडेंट प्रॉमिस का रूल है। इसमें रूल क्या था? एक पार्टी अपना, जैसे मैं वुड सप्लाई करूंगा तो वो टेबल बना के मुझे देंगे,
लॉ ये कहता है इसमें पहले जिसके ऊपर परफॉर्मेंस डिपेंडेंट है ना वो पार्ट परफॉर्म किया जाएगा, बाद में दूसरे पार्टी अपना एक्ट परफॉर्म करेगी। अगर मैंने वुड सप्लाई नहीं करूंगा फिर वो दूसरी पार्टी टेबल मैन्युफैक्चर करेगी। अगर मैंने वुड सप्लाई ही नहीं की दूसरी पार्टी टेबल भी सप्लाई। अब क्या मैं उसके खिलाफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल करूं? आपने कहा था टेबल मुझे सप्लाई करेंगे, टेबल क्यों नहीं दे रहे? वो मेरे खिलाफ केस फाइल करें। इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस में फर्ज कीजिए एग्रीमेंट हुआ कि मैं दूसरे बंदे से 50 लाख में घर खरीदूंगा। एग्रीमेंट हुआ मैं घर खरीदूंगा और दूसरी पार्टी को 50 लाख रुपए अदा करूंगा। ठीक है, अब ये इस कॉन्ट्रैक्ट की नेचर ऐसी नहीं है कि डिपेंडेंट हो। पेमेंट घर की पोजेशन लेने से पहले भी की जा सकती है, बाद में भी की जा सकती है। आपको दोनों पार्टी की अरेंजमेंट होती है। एक का प्रॉमिस, क्या इस ट्रांजैक्शन में एक का प्रॉमिस दूसरे पे डिपेंडेंट है? नहीं है, तो ये डिपेंडेंट परफॉर्मेंस का रूल तो नहीं लगेगा। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट में ये भी एग्री नहीं हुआ कि पहले क्या होगा बाद में क्या होगा। कॉन्ट्रैक्ट में ये भी हमने सिर्फ टर्म्स में क्या लिखा है इतना, मिस्टर ए बाय करेगा हाउस फॉर ₹5 मिलियन फ्रॉम मिस्टर बी। नॉर्मली स्पेसिफाई होता है इस तरह की एग्रीमेंट, आपको पता है कि लिखा होता है कि जी एडवांस में इतनी पेमेंट की जाएगी और 3 महीने के बाद बाकी की पेमेंट की जाएगी। नॉर्मली लिखा, अगर तो लिखा होगा तो जो लिखा है वो स्पेसिफाइड, वो परफॉर्म होगा। अगर नहीं लिखा हुआ ऑर्डर ऑफ ट्रांजैक्शन, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, फिर क्या रूल लगेगा? ये डिपेंडेंट भी नहीं है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट है। फिर डिपेंडेंट तो नहीं है, ये तो समझते हैं ना। टेबल वाली लकड़ी वाली एग्जांपल में उसमें फर्क समझ आया? इसमें जब तक लकड़ी ना प्रोवाइड करूंगा टेबल नहीं बन सकती, वो डिपेंडेंट था। इसमें पेमेंट लिए बगैर दूसरी पार्टी घर दे सकती है, ये पॉसिबल है, पॉसिबल है। और इसी तरह घर लिए बगैर एक पार्टी दूसरे को पेमेंट दे सकती है, पॉसिबल है। ये है इंडिपेंडेंट। इसमें रूल क्या लगेगा? अगर स्पेसिफाई किया है तो जो स्पेसिफाई किया उसके मुताबिक पहले ट्रांजैक्शन और बाद की। अगर स्पेसिफाई नहीं किया, यहां पे लॉ कहता है कि ऑर्डर क्या होगा, एज नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स, यानी देखा जाएगा नॉर्मली इस तरह की ट्रांजैक्शन में क्या होता है। ठीक है, और नॉर्मली आपको जो है पार्टी नॉर्मली एडवांस वगैरह तो पहले दे दिया जाता है, लेकिन जब तक घर की पोजेशन ना मिले पेमेंट नहीं की जाती, पेमेंट नहीं की जाएगी। तो इसमें नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर करती है कि पहले घर सेल हो, पोजेशन मिले और फिर बाद में उसकी पेमेंट हो। क्लियर हुआ? इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस करो। चल, अच्छा, फिर इसके बाद उसने कुछ एग्जांपल्स हमें ऐसी दी हैं जो कि पहले हम पढ़ चुके हैं, लेकिन वो आएगी इसी तरह। अगर वो आपसे पूछता है ना, दो तरह से इसमें रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, केस स्टडी भी। ज्यादातर रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछता है। अगर रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछे तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन क्या है? टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस बताइए, टाइप्स बता देंगे। दूसरा क्वेश्चन, रूल्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस बताइए। हमारी कॉमन सेंस ये कहती है कि रूल्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस यहां पे खत्म हो जाते हैं, लेकिन स्टडी टेक्स्ट कहती है नहीं, ये 3 मजीद रूल्स भी हैं, ये 3। तो अगर रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आएगा तो आपने इन रूल्स को भी ऐड करना है। पहला, प्रिवेंटिंग परफॉर्मेंस। कैसा हो सकता है 2 पार्टीज के दरमियान में एग्रीमेंट तय पाया, एक पार्टी परफॉर्म करने के लिए आई, दूसरी पार्टी उसको मना कर दे, रोक दे। हमने घर कंस्ट्रक्शन करने के लिए एक बंदे से कहा, ठीक है घर कंस्ट्रक्ट करो, वो घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए आया और हमने उसे रोक दिया कि तुमने घर कंस्ट्रक्ट नहीं करना। यह है प्रिवेंटिंग परफॉर्मेंस। वो जो थिएटर वाली एग्जांपल थी, सिंगर वाली, सिंगर सिंगिंग करने के लिए आई, होटल के मालिक ने मना कर दिया, सिंगिंग नहीं करनी आपने। प्रिवेंटिंग परफॉर्मेंस, इसका इफेक्ट क्या होगा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीव्ड पार्टी के लिए एग्रीमेंट वॉइडेबल, वो इसको कैंसिल करके डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। क्लियर? ये नया कंसेप्ट तो नहीं है। सेकंड, अल्टरनेटिव प्रोमिसेस बीइंग इलीगल। अल्टरनेटिव प्रोमिसेस का मतलब क्या है? अच्छा, 2 हमने प्रोमिसेस पढ़े थे, एक अल्टरनेटिव, एक एग्रीमेंट फर्स्ट टू डू लीगल एंड देन इलीगल, दोनों में फर्क है। अल्टरनेटिव प्रोमिसेस की एग्जांपल क्या थी? भाई ये 10,000 दीजिए, यहां हमें चीनी सप्लाई कर दीजिएगा, यहां चरस सप्लाई कर दीजिएगा। और अल्टरनेट प्रॉमिस, एक लीगल और दूसरा इलीगल। क्या रूल है परफॉर्मेंस का? लीगल वाला इन्फोर्सेबल है, इलीगल वाला इन्फोर्सेबल नहीं है। और प्रॉमिसेस टू डू फर्स्ट लीगल एंड देन इलीगल थिंग्स, वो गैम्बलिंग हाउस वाली, कि पहले एग्रीमेंट हुआ घर बेचने का और शर्त रखी गई अगर ये घर गैम्बलिंग के लिए यूज किया गया तो फिर ये 4 लाख का होगा या डबल प्राइस होगी।
इसमें रूल ऑफ परफॉर्मेंस क्या है? फर्स्ट प्रॉमिस एनफोर्सेबल और जो सब्सिक्वेंट या नेक्स्ट प्रॉमिस है वो एनफोर्सेबल। क्लियर हुई ये बात? अच्छा, ये हमने टाइप्स पढ़ी या रूल्स पढ़े, कुछ हमें समझ आई होगी लेकिन इतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं आई होगी। ठीक है, और अब हम कुछ एग्जाम्पल स्टडी करेंगे जिनमें हम ये भी, हालांकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करने के लिए ये भी इवैल्यूएट करेंगे कि ये एग्रीमेंट कौन सा है, म्यूचुअल एंड कंकरेंट है, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, और फिर उसके रूल ऑफ परफॉर्मेंस पे भी कमेंट करेंगे। क्लियर? चलिए, आपके पास 3 मिनट हैं, मीनवाइल आप रीडिंग कर लीजिए इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव की। क्वेश्चन की तरफ अभी ना जाइएगा, क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं। पास कीजिएगा जी। रीडिंग कर ली होगी आपने। इसमें कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं इंडिपेंडेंट में और कंकरेंट में। ठीक है, डिपेंडेंट में तो कोई इशू नहीं है, वो तो समझ आ गया। कंकरेंट को आपने लदा रखना है। कंकरेंट भी से कहते हैं, इसे साइमल्टेनियस भी कहते हैं। ये हमारा रिलेट करता है प्रेजेंट कंसीडरेशन वाले कंसेप्ट से। अगर दोनों पार्टीज में ये तय पाया कि एक पार्टी कंसीडरेशन प्रोवाइड करेगी और दूसरी पार्टी भी एट द सेम टाइम कंसीडरेशन प्रोवाइड करेगी, तो ये हमारा म्यूचुअल एंड कंकरेंट प्रॉमिस कहलाता है। इसे प्रेजेंट कंसीडरेशन के साथ जोड़ें, ये भी क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल बाकी को छोड़ दें। म्यूचुअल एंड कंकरेंट क्लियर हो गया? जब दोनों पार्टीज ने तय किया कि दोनों साइमल्टेनियसली कंसीडरेशन एक दूसरे को प्रोवाइड करेंगे, जो भी कंसीडरेशन हो, म्यूचुअल एंड कंकरेंट, ये अलग है। अब म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट और म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट, ये असल में एक दूसरे के अपोजिट है। ये तो अलग से टाइप है, लेकिन इसको आपने म्यूचुअल एंड कंकरेंट को इसके साथ नहीं जोड़ना समझने के लिए, इन दोनों को आपस में जोड़ना। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये तय पाया कि पार्टी ए पहले काम करेगी फिर पार्टी बी काम करेगी, ये क्या होगा? डिपेंडेंट। और अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये तय नहीं पाया कि कौन सी पार्टी पहले काम करेगी कौन सी बाद में, इंडिपेंडेंट। सिंपल। यानी कॉन्ट्रैक्ट में यही होगा, या तो तय पाएगा कि पहले किसने काम करना है बाद में किसने, यहां तय पाया नहीं पाया जाएगा। मेरा राइस के साथ एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है पहले मैं सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा फिर वो मुझे सेशन एंड में पेमेंट करेंगे। अगर ये लिखा हुआ है, कौन सा एग्रीमेंट है? म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट। और अगर ये सिर्फ इतना तय पाया है कि इस सेशन में मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा और राइस मुझे ये कंपनसेशन पे करेगा, कब करेगा ये नहीं मेंशन, अब की बार मेंशन नहीं है, ये कौन सा होगा? अब इसमें डिसाइड कीजिए मुझे पेमेंट कब होनी चाहिए। हाँ, अब एज नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स, और नेचर नॉर्मली क्या होता है? नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन मींस नॉर्मली क्या होता है? मंथली बेसिस पे पेमेंट, मुझे मंथली बेसिस पे पेमेंट होगी। कुछ कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है एडवांस में पेमेंट हो, जैसे एक अगर हमारा किसी के साथ एग्रीमेंट होता है उसमें क्लियरली तय पाया कि पहले आप घर की कंस्ट्रक्शन करेंगे बाद में हम आपको कंस्ट्रक्शन की पूरी अमाउंट देंगे, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट। और फर्स्ट कीजिए सिर्फ इतना तय पाया कि आप घर की कंस्ट्रक्शन करेंगे और मैं उसकी पेमेंट करूंगा, ये क्या हो गया? म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट। अब म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट में पहले कौन सा काम होगा? एज नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स। और बताइए नॉर्मली क्या होता है? पहले नॉर्मली घर कंस्ट्रक्ट होता है कि पहले पेमेंट होती है? जी अच्छा, चल ये उसमें आपको एक एग्जाम्पल देता हूं पढ़ने के लिए। 16 का पार्ट 1, जी पहले घर की कंस्ट्रक्शन होगी बाद में उसकी पेमेंट होगी। इसी तरह के एक और भी है, वो चलें आगे आएगा। 14 भी पढ़िए, 14 को भी पढ़िए। 14 और 61 दोनों इसी कंसेप्ट से रिलेट करते हैं। हाँ, पहले घर की कंस्ट्रक्शन होगी फिर उसके बाद हम उसकी पेमेंट करेंगे। बिल्कुल जी, हाँ जी, इंडिपेंडेंट है ना, बिल्कुल। लेकिन नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन क्या रिक्वायर? इंडिपेंडेंट है। नहीं, 14 वाले में उसने कहा हुआ है कि पहले क्या काम करेगा, ये तय पाया हुआ है। ठीक है, 16 भी कर ले। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं अगर ना भी तय पाया हो ना तो फिर भी हमने डिसीजन करना जो नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन रिक्वायर करते हैं। ठीक है, 14 में और 16 में फर्क क्या है? 14 में तय पा गया ऑर्डर क्या होगा, ये म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट है।
और 16(1) में हालांकि कॉन्ट्रैक्ट सेम नेचर का है लेकिन उसमें ऑर्डर तय नहीं पाया, अब म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट है। अब अगर इन दोनों में झगड़ा होता है कि कौन पहले परफॉर्म करेगा तो फिर क्या होगा, नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन जो रिक्वायर करते हैं। क्लियर हुआ? तो ये जो टाइप्स है ना ये बेसिकली उस पे कॉन्ट्रैक्ट पे ये नहीं बता रही है आपको कि कॉन्ट्रैक्ट किस किस्म का, ये बता रही है कि उसके जो ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस है वो क्या होगा। ठीक है, मजीद क्लैरिटी के लिए हम आगे फर्दर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हाँ, आपने कंकरेंट एक चीज जब आप कंकरेंट को डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे ना फिर कंफ्यूजन होगी। आपने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, क्योंकि नाम से ही जाहिर है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एक दूसरे का रिलेट कर रहे हैं, कंकरेंट तो रिलेट नहीं कर रहा। ठीक, चलिए जी लाइट्स वाला डिस्कस जी। इसका मतलब ये हो कि इंडिपेंडेंट कंटेंट नहीं, इंडिपेंडेंट और करंट एक नहीं, नहीं 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 नहीं, कंकरेंट में तो क्लियरली तय पाता है ना कि दोनों इकट्ठी होंगी चीजें। अब ये जो घर बनाने वाली एग्जांपल है इसमें दोनों चीजें इकट्ठी थोड़ी हो रही है। नहीं नहीं नहीं, पहले वो घर कंस्ट्रक्ट कर रहा है बाद में पैसे दे रहा है, पहले घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है बाद में पैसे दे रहा है जी। स्टार्ट करें जी। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन में उसने ना भी पूछा लेकिन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूछूंगा, सॉरी टाइप्स ऑफ प्रॉमिस पूछूंगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए जी। सबसे ब्रीफली एक्सप्लेन 5 रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस की तो 3 टाइप्स होती हैं, कंकरेंट, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। हाँ जी, वो दूसरी भी प्रॉमिस, अल्टरनेट प्रॉमिस वाली, प्रॉमिस टू डू लीगल इलीगल वाली, प्रिवेंटिंग परफॉर्मेंस। शाबाश, हमारे 6 हो गए, हमारे हमने 5 लिखने हैं। एक्स्ट्रा एक आधी एग्जाम में एक्स्ट्रा भी लिखते, कोई हर्ज नहीं है इसमें, टाइम हो तो 6 लिखते हैं। 12 in a contract for sale Azam promises to deliver the goods to Babar at a fixed price and Babar promises to give promise for the payment of the price. Are these reciprocal promises? Yes, ये तो सिंपल, ये तो बस वार्म अप एक्सरसाइज करवाई है उसने। दोनों रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस है ना, एक बंदे ने कहा मैं गुड्स डिलीवर करूंगा, दूसरे ने कहा मैं प्राइस पे करूंगा। अभी ये ऑर्डर तय नहीं पाया, मैं ये नहीं कह सकता इसकी बेस पे कि ये डिपेंडेंट है या कंकरेंट है। कंकरेंट में कहां लिखा है कि दोनों इकट्ठे होंगे काम, या कहां लिखा है कि पहले एक पार्टी पे करेगी फिर दूसरी पार्टी। अगर ये लिखा होता कि दोनों पार्टीज इकट्ठे सेम टाइम करेंगी फिर आप कह सकते थे सर कंकरेंट है। अगर लिखा होता पहले पार्टी ए करेगी फिर पार्टी बी करेगी फिर आप कहते डिपेंडेंट है। तो कुछ नहीं लिखा हुआ, मैं इसको इंडिपेंडेंट कहूंगा, इंडिपेंडेंट को। इसमें नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जो रिक्वायर करती है। और नॉर्मली नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या होता है, पहले गुड्स डिलीवर होती है कि पहले पेमेंट? शाबाश, नॉर्मली बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन 13, Azam promises to sell 100 bales of cotton to Babar to be delivered next day. Babar promises to pay within a month. Azam does not deliver the bales of cotton. Is Babar liable to perform his promise? अच्छा, ये कौन सा था? डिपेंडेंट, एक ही परफॉर्मेंस दूसरे पे। तो जब म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट का रूल क्या है, एक पार्टी अपना प्रॉमिस पे ना पूरा ना करे दूसरी पार्टी को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो अब इसका मतलब है बाबर लायबल टू परफॉर्म नहीं है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट 14, Azam agreed to build a house for Babar for a fixed price to be paid after the house is built. आफ्टर का लफ्ज मैं वो जल्दी जल्दी में स्किप कर गया। आफ्टर द हाउस इज बिल्ट, तो कौन सा वर्ड है? म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट। व्हाट विच प्रॉमिस शुड बी परफॉर्म फर्स्ट? हाउस, क्योंकि उसने एग्री कर लिया, पहले हाउस कंस्ट्रक्ट होगा बाद में फिक्स। अच्छा, मैं इसको आगे लेके चल रहा हूं। रूल्स ऑफ परफॉर्मेंस में मुझे बताइए, अगर फर्ज कीजिए एक पार्टी आजम हाउस कंस्ट्रक्ट नहीं करती, क्या बाबर बी पार्टी को अपना प्रॉमिस पे पूरा करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। डिपेंडेंट का रूल ही यही है, पहली पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा करेगी तो फिर दूसरी पार्टी करेगी, वरना दूसरी पार्टी भी नहीं करेगी। नेक्स्ट, Azam agreed to deliver goods to Babar at a price to be paid by Babar on delivery. Concurrent. Correct. If Babar is not ready to pay the amount or first installment, if installments are agreed, ये installments वाले को तो इग्नोर करते हैं। If अगर बाबर पेमेंट देने को तैयार नहीं, should Azam deliver the goods? नहीं। Simultaneous या concurrent promise का रूल यही है, अगर एक पार्टी रेडी नहीं है दूसरी पार्टी भी नहीं। ठीक है,
एक वैसे तो वाइड एग्जांपल है, लेकिन आपके साथ शेयर कर लेता। जुआ होता है ना, जुआ ये म्यूचुअल एंड कंकरेंट होता है। इसमें जब आप जुआ लगाते हैं ना, वो कहते हैं भाई पहले पैसे शो करवाओ। अगर आप पैसे शो करवाते हैं तो फिर वो दूसरा बंदा अपना प्रॉमिस या जो भी उनका तरीका कार है पूरा। और अगर आप पैसे नहीं शो करवाते, आपको साइमल्टेनियसली ऑन द स्पॉट, आपको ऑन द स्पॉट शो करवाना पड़ता है। लेकिन पैसे जी हाँ, पेमेंट तब होगी, बिल्कुल जाहिर है, सिर्फ शो करवाने पड़ते हैं कि अगर आप शर्त हारते हैं तो आपके पास पेमेंट देने के लिए पैसे मौजूद है। वो वेजरिंग है वाइड, मैंने वैसे सिर्फ एग्जांपल मेरे ज़हन में आ रही थी, मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर कर दूं। चलिए आगे चलते हैं। इफ आजम इज, अब देखें, अगर जो बंदा जुआ लगा रहा है उसके पास पैसे नहीं है, ही इज नॉट रेडी टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, इसका मतलब क्या है? वो अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए रेडी नहीं है, तो फिर उसके साथ एग्रीमेंट भी नहीं होगा, दूसरी पार्टी भी अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करेगी। अगर हाँ चले छोड़े यार, वो वैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो, उससे मुझे पता चला, वरना मेरा कोई लेन देन नहीं है। मैं क्या दो बातें और बता दूंगी, आप मुझे समझ आना शुरू करना है। इफ आजम इज नॉट रेडी टू डिलीवर द गुड्स, शुड बाबर पे फॉर द गुड्स? नहीं पे करना चाहिए। 16 विच प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म फर्स्ट इन फॉलोइंग केसेस? अब आपने डिसाइड करना है। आजम एंड बाबर कॉन्ट्रैक्ट दैट आजम शैल बिल्ड ए हाउस फॉर बाबर एट ए फिक्स प्राइस। अब पहली चीज इसमें नोट कीजिए, ना तो ये तय पाया है कि एट द सेम डे साइमल्टेनियसली पेमेंट होगी, ना ही ये तय पाया है कि पहले घर बिल्ड होगा या पहले पेमेंट होगी। इसका मतलब ना तो ये कंकरेंट है ना इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट में रूल ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है? एज द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर। तो बताइए, नॉर्मली ट्रांजैक्शन पहले होगी ना, फिर दूसरा। थोड़ा सा अगर तय पाया तो थोड़ा सा एडवांस दे दें, लेकिन ये लाजमी नहीं, यहाँ पे लाजमी नहीं। वो तो जाहिर है अगर तय पाया तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट में तय पाया वो एप्लीकेबल होता है। सेकंड, आजम एंड बाबर कॉन्ट्रैक्ट दैट आजम शैल मेक डिलीवरी ऑफ हिज स्टॉक इन ट्रेड टू बाबर एट ए फिक्स्ड प्राइस एंड बाबर प्रॉमिसेस टू गिव सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ द मनी। क्या इंडिपेंडेंट है? अच्छा, इसमें जो लिंक बनाना ना आपने, वो गुड्स की सप्लाई का पेमेंट के साथ नहीं बना। पेमेंट तो कंफर्म है बाद में होगी, पेमेंट कंफर्म है बाद में होगी। हाँ, अगर आप स्टॉक इन ट्रेड और पेमेंट के साथ लिंक करें ना, अगर इसको सिक्योरिटी वाली बात को गायब कर दें इस क्वेश्चन में से, स्टॉक इन ट्रेड और पेमेंट को लिंक करें, तो फिर उस सूरत में नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन क्या रिक्वायर करते हैं? उस सूरत में ये इंडिपेंडेंट होगा। एक पार्टी ने कहा कि मैं आपको गुड सप्लाई करूंगा स्टॉक इन ट्रेड, दूसरी पार्टी ने कहा मैं आपको पेमेंट करूंगा। ऑर्डर नहीं तय पाया, ऑर्डर नहीं पाया। इसमें नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन क्या रिक्वायर करती है? अब ऑर्डर नहीं तय पाया ना, हम इसको डिपेंडेंट तो नहीं कह सकते, ठीक है? बिल्कुल, पहले गुड्स डिलीवर होंगी बाद में पेमेंट होगी। अब यहां पे उसने सिक्योरिटी की बात की है। हाँ, सिक्योरिटी का अब यहां पे भी देखे, ये नहीं उसने बताया पहले सिक्योरिटी दी जाएगी या पहले गुड्स डिलीवर की जाएगी। क्वेश्चन में किसी बताया? नहीं बताया ना, तो इंडिपेंडेंट है। इसमें क्या रूल लगेगा? नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन। आपकी कॉमन सेंस क्या कहती है? आप पहले सिक्योरिटी बाद में गुड्स की डिलीवरी होगी। दोबारा सुन लें, आजम और बाबर के दरमियान में एग्रीमेंट हुआ, आजम डिलीवर करेगा स्टॉक इन ट्रेड बाबर को, बाबर सिक्योरिटी देगा कि मैं पेमेंट कर दूंगा, यानी ये भाई ने मुझे गुड्स डिलीवर करनी है और मैंने इनको पैसे तो बाद में ही होंगे, महीने 2 महीने बाद, लेकिन एट टाइम ऑफ डिलीवरी इन भाई की गारंटी देनी है मैंने। अच्छा, एट टाइम ऑफ डिलीवरी नहीं, मैंने इन गारंटी देनी है। एट टाइम डिलीवरी तो तय पाया ही नहीं, ठीक है? अब नॉर्मली मुझे बताइए, पहले गुड्स डिलीवर हो चुके, ऑर्डर तय नहीं पाया, पहले तो ये डिसाइड करने का ऑर्डर तय पाया नहीं, तय पाया। डिपेंडेंट तो नहीं कह सकते, डिपेंडेंट क्यों नहीं कह सकते? ऑर्डर तय नहीं पाया, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट में रूल क्या लगेगा? नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो खुद बताइए, इस तरह पहले गारंटी, बिल्कुल, वरना तो अगर गुड्स डिलीवर कर दी तो वो तो निकल जाएगा। गारंटी का मकसद यही होता है। तो पहले इसमें गारंटी दी जाएगी, सिक्योरिटी यानी, फिर उसके बाद गुड्स को डिलीवर किया जाएगा। क्लियर जी? नहीं, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन असल में डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है या कंकरेंट है, इसका ताल्लुक सिर्फ इस चीज से है, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा।
अगर आपने ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस डिसाइड कर दिया ना तो फिर इस चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं है कि ये टाइप कौन सी है। अगर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस स्पेसिफाई कर दिया जाए फिर तो ऑटोमेटिकली सारी डिपेंडेंट हो जाती हैं कि एक पार्टी ने अपना पूरा करेगी फिर दूसरी पार्टी पूरा करेगी। ठीक है, नेक्स्ट, आजम एंड बाबर कॉन्टेक्स्ट दैट बाबर शैल एग्जीक्यूट सर्टेन वर्क फॉर आजम फॉर रुपीज 1000। बाबर इज रेडी एंड विलिंग टू एग्जीक्यूट द वर्क अकॉर्डिंगली, बट आजम प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम डूइंग सो। व्हाट रेमेडी इज अवेलेबल टू बाबर? एक पार्टी तैयार है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन दूसरी पार्टी उसको रोक रही है। ये कौन सा रूल हो गया? वन पार्टी प्रिवेंटिंग परफॉर्मेंस, रूल्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस में फोर्थ वाला पॉइंट था। जी बिल्कुल, बाबर करी एग्रीमेंट वाइडेबल एट द ऑप्शन, और अगर आजम उसे रोकता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को rescind करके डैमेज क्लेम कर सकता है। बी, अजमल हायर बिलाल शिप टू टेक इन एंड कन्वे फ्रॉम कराची टू मॉरिशस ए कार्गो टू बी प्रोवाइडेड बाय अजमल, बिलाल रिसीविंग ए सर्टेन फ्रेट फॉर इट्स कन्वेंस। यानी अजमल ने बिलाल की शिप ली, उसे कहीं जाना था, और अजमल बिलाल को उसके बदले में फ्रेट चार्जेस देगा, जो भी उसकी फीस या पेमेंट वगैरह है। अजमल डज नॉट प्रोवाइड एनी कार्गो फॉर द शिप। ठीक है, इज बिलाल लायबल टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस? नहीं। अब सेम एक पार्टी ने अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया, दूसरी पार्टी भी नहीं करेगी। What remedy is available to aggrieved party in following cases? A, Azam contracts with Babar to execute certain builders work for a fixed price. Babar supplying the timber necessary for the work. बाबर ने टिम्बर लकड़ी सप्लाई करनी है और उसने कुछ वर्क बिल्ड करना है। बाबर रिफ्यूजेस टू फर्निश एनी टिम्बर, बाद में बाबर टिम्बर सप्लाई नहीं करता। ये कौन सा वाला कॉन्ट्रैक्ट हो गया? डिपेंडेंट वाला। लेकिन यहां पे उसने क्वेश्चन ये पूछा, बताया एग्रीड पार्टी के पास, तो एग्रीड पार्टी डैमेज क्लेम कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है और एग्रीड पार्टी डैमेज क्लेम कर सकती है। यहां पे एग्रीड पार्टी कौन है? एग्रीड पार्टी कौन है? आजम है, बाबर नहीं है। आजम कॉन्ट्रैक्ट्स विद बाबर। बी, आजम कॉन्ट्रैक्ट्स विद बाबर टू डिलीवर टू हिम एट ए स्पेसिफाइड प्राइस सर्टेन मर्चेंडाइज ऑन बोर्ड ऑफ ए शिप व्हिच कैन नॉट अराइव फॉर ए मंथ। यानी शिप आएगी एक महीने तक या उसके बाद, और गुड्स डिलीवर की जाएंगी। And Babar engages to pay for the merchandise with a week from the date of the contract. यानी पेमेंट एक हफ्ते के अंदर करनी है और गुड्स महीने तक की जाएगी जब जहाज आएगा, और जहाज महीने के बाद ही आने के चांसेस है। बाबर डज नॉट पे विद इन द वीक। अब कॉन्ट्रैक्ट में देखिए ऑर्डर स्पेसिफाइड है कि नहीं? है। एक विद इन द वीक होगा, दूसरा एक महीने के बाद होगा, तो ये डिपेंडेंट हो गया। अगर एक पार्टी ने अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया, दूसरी पार्टी करेगी? नहीं करेगी। सी, आजम promises Babar to sell him 1000 bales of merchandise to be delivered next day, and Babar promises Azam to pay them within a month. अब इसमें देखिए ऑर्डर स्पेसिफाई हो गया। आजम डज नॉट डिलीवर अकॉर्डिंग टू हिज प्रॉमिस, बाबर पेमेंट करेगा? नहीं करेगा, और बल्कि आजम के खिलाफ वो केस फाइल कर सकता है डैमेजेस का। A, Azam and Babar agree that Azam shall sell Babar a house for rupees 10 million, but that if Babar uses it as a gambling house, he shall pay rupees 50 million for it. Comment on the validity of this agreement. अच्छा एक मिनट है, मुझे फर्क बताइए alternate promises being illegal में और agreement first to do legal and then illegal things. First to do legal things and then illegal things, ये दोनों सेपरेट है, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, एक लीगल और एक, और जो अल्टरनेट प्रोमिसेस हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक ही है, कंसीडरेशन उसमें एक लीगल और दूसरी इलीगल है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, ये एग्रीमेंट फर्स्ट टू डू लीगल एंड देन इलीगल है या अल्टरनेट प्रोमिसेस बीइंग इलीगल? फर्स्ट लीगल एंड देन इलीगल। तो इसमें 10 मिलियन वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, सब्सिक्वेंटली 50 मिलियन वाला जो एग्रीमेंट है वो वैलिड है। B, Zahid and Yasir agree that Zahid shall pay Yasir rupees 1 million for which Yasir shall afterward deliver to Zahid either rice or smuggled fame. Is this a valid contract? या तो राइस या फीम। अब ये कौन सा है? ये जो आप पूछ रहे थे यहाँ पे कोई स्टूडेंट, दोनों में क्या फर्क है? ये फर्क समझ आया आपको? ये है अल्टरनेट प्रोमिसेस, या ये चीज प्रोवाइड कर दो या ये, और उनमें एक इलीगल है। तो ये एग्रीमेंट राइस के लिए वैलिड है, फीम के लिए वैलिड नहीं है। आई गैप का पास्ट पेपर का क्वेश्चन आ गया।
Memar promised to manufacture and deliver to Nasir remote control toy helicopters of agreed specification in first week of March 2011. Nasir in turn promised to pay for them by second week of March 2011. डिपेंडेंट क्या इंडिपेंडेंट? मेंशन ऑर्डर मेंशन है तो ये डिपेंडेंट हो गया। डिपेंडेंट का रूल क्या होता है? फर्स्ट पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा करेगी फिर सेकंड करेगी। अगर फर्स्ट पार्टी ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया सेकंड भी लायबल नहीं है पूरा करने के लिए। Memar did not deliver the toys according to his promise. उसने डिलीवर नहीं किए। Should Nasir keep his promise? नहीं। And what remedy if any is available to him? Breach of contract में compensation। ठीक है, इसमें आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? हमने रेसिप्रोकल प्रॉमिस के 3 टाइप सीखे, कंकरेंट, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। कंकरेंट को आपने लदा रखना है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को लदा रखना है। कंकरेंट का रूल बिल्कुल सिंपल है, जब साइमल्टेनियसली पेमेंट हो रही होगी, ठीक है, जब दोनों चीजों की साइमल्टेनियसली पेमेंट हो रही होगी वो कंकरेंट है। जब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो एट द सेम टाइम ए और बी गुड्स डिलीवर करेंगे और पेमेंट होगी तो वो क्या है? कंकरेंट। अच्छा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में क्या फर्क है? अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऑर्डर मेंशन तो है, पहले एक पार्टी करेगी फिर दूसरी, फिर क्या है? और अगर ऑर्डर मेंशन नहीं है, इंडिपेंडेंट। साइमल्टेनियस का रूल क्या है? एक पार्टी अगर रेडी है ना, रेडी है, अब रूल ऑफ परफॉर्मेंस बता रहा हूं, एक पार्टी अगर अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए रेडी है फिर दूसरी पार्टी परफॉर्म करेगी, वरना दूसरी पार्टी भी परफॉर्म नहीं करेगी। डिपेंडेंट का रूल क्या है? एक पार्टी ने अगर अपना प्रॉमिस परफॉर्म कर लिया, अब रेडी वाले लफ्ज नहीं है, अगर कर लिया फिर दूसरी पार्टी परफॉर्म करेगी वरना नहीं करेगी। और अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऑर्डर स्पेसिफाइड नहीं है, ना ये लिखा है कि दोनों इकट्ठे होंगे, ना ये लिखा है कि पहले ए करेगी फिर बी करेगी, अब ये एग्रीमेंट है इंडिपेंडेंट वाला। इंडिपेंडेंट का रूल क्या है? एज नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स। उसमें हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, जज करना पड़ता है, लेकिन हमें एग्जांपल्स पढ़ के समझ आ गई। सिर्फ वो हम बिल्ड द हाउस वाले में आपको कुछ थोड़ा लगा कि इसमें शायद पेमेंट पहले होगी, लेकिन हमने ये सीखा कि गुड्स या कंस्ट्रक्शन के केस में पहले कंस्ट्रक्शन होती है, गुड्स सप्लाई की जाती हैं, बाद में उनकी पेमेंट होती है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ये कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ आपने कंकरेंट को अलग और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को अलग रखना। क्लियर जी? जी हाँ, इंडिपेंडेंट में स्पेसिफाइड वो जनरली बात है कि अगर वो स्पेसिफाइड वाला बात काट दें, इंडिपेंडेंट में स्पेसिफाइड वाली बात रहने दें, क्योंकि अगर स्पेसिफाई कर दिया ना तो फिर वो हाँ फिर वो जो ऑर्डर स्पेसिफाई किया उसके मुताबिक होगा, वो डिपेंडेंट हो जाए। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।